हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th, जी हाँ दोस्तों, आर्ट्स सब्जेक्ट में इतिहास का डिटेल सॉल्यूशन, सभी का प्रश्न उत्तर। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो और चाहते हैं तो। दोस्तों इसमें आप लोगों को पता है कि 40 नंबर का एग्जाम होने वाला है, सेट 1 है और ये पूरी सब्जेक्टिव होने वाला है टर्म 2 एग्जाम। ठीक है, चलिए सभी का उत्तर देखते हैं और आप लोगों को समझा भी देते हैं। देखिए समझ जाइए, रटिएगा तो फिर भूल जाइएगा, समझ जाइएगा तो आप लोग एग्जाम में खुद की भाषा में आप लिख सकते हो। ठीक है, ये बड़ी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्त कम है काफी आप लोग एग्जाम में, क्योंकि 16 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है आप लोग का, 16 से 30 के बीच एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसे में पढ़ लीजिए कुछ दिन जो बचा हुआ है, ताकि एग्जाम में बिल्कुल फोड़ कर आओ यार, तोड़ कर आओ। देखो क्या है पहला प्रश्न, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एक मिनट, हाँ, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था दोस्तों? तो ये बनाया था लियोनार्डो दा विंची द्वारा। आप लोग लियोनार्डो दा विंची का नाम सुने ही होंगे, मोबाइल में फोटो भी देखे होंगे। ठीक है, देखे हैं कि नहीं कमेंट में जरूर बोलिएगा। द लास्ट चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था? तो दोस्तों कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था? 1492, यानी कि 1492 में अमेरिका पहुंचा। समझ रहे हो, 1492 मतलब आज से लगभग 7 साल, ये 6.5 साल या आज से लगभग 6 साल पहले की बात है। ये लगभग 6.5 साल पहले ही वो यहाँ पर अमेरिका पहुंचे थे। पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो दोस्तों पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच से हुई थी। ठीक है, कि फ्रांसीसी भाषा से पुनर्जागरण शब्द निकला है। एजटेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी? तो ये था अरे नाम भी ऐसा है, टेनोचिटलन। ठीक है, टेनोचिटिलन एजटेक की राजधानी थी। चलिए नाम बहुत ही हार्ड है यार, आप लोग निकाल लेना मुंह से, टेनोचिटिलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो यह दोस्तों आविष्कार किया था रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, किसने? रिचर्ड आर्कराइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1844 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? तो मेजी पुनर्स्थापना दोस्तों हुई थी 1868 में। ठीक है, जापान में हुआ था। कहां पर? जापान में 1868 में मेजी पुनर्स्थापना का कार्य संपन्न हुआ। लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों हम लोग आएंगे, इसमें आप लोगों को लगभग 50 शब्द में उत्तर लिखना है। तो चलिए सभी का उत्तर देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। पहला सवाल है, इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ? तो देखिए क्या है 8 नंबर सवाल में, इटली के जो नगर है दोस्तों उसका पुनरुत्थान कैसे हुआ, यानी कि हाउ डिड द सिटीज ऑफ इटली राइज, मतलब कैसे उभर कर सामने आया, कैसे उभरा ये सारा जो नगर है। तो देखिए 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ने लगी थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा था। 12वीं शताब्दी में मंगोलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ। ठीक है, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक क्या, इसके अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या जो होने ना बढ़ने लगी थी। ठीक है, तथा एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति, मतलब पहले क्या था, गांव देहात टाइप का था, अब नगरीय सभ्यता बढ़ने लगी थी। ठीक है, एक विशेष प्रकार की संस्कृति का विकास होने लगा था। 12वीं शताब्दी में दोस्तों मंगोलों और चीन के बीच में व्यापार बढ़ने से जो मतलब इससे पहले ही 12वीं शताब्दी में, ये तो 14वीं शताब्दी की बात हो रहा है, लेकिन 12वीं शताब्दी में ही मंगोलों और चीन के बीच में व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ था। अगला सवाल देखिए, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? तो मानवतावाद एक सोच है। क्या है? मानवतावाद एक सोच है। किसकी सोच? आपकी? क्या नहीं, देखिए जो मानव मूल्यों और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान पर केंद्रित है। मानवतावाद से क्या समझते हो? कि मानवतावाद एक सोच है जो मानव मूल्यों और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। मानवतावाद विचारधारा मानव के कल्याण के विचारों को बढ़ावा देता है। मानवतावाद मतलब क्या? मानव के बारे में सोचेगा, मानव का जो समस्या होगा, उससे जुड़ी जो मूल्य होगा, उसका अधिकार होगा। ठीक है, सारा चीजों पर ध्यान रखेगा। और मानवतावाद क्या करेगा? विचारधारा मानव के कल्याण के विचार को बढ़ाता है, मतलब मानव का जिससे अच्छा होगा, हम मनुष्य का जिससे अच्छा होगा, मेरा जिससे अच्छा होगा, आपका जिससे अच्छा होगा, वही मानवता। मतलब मानवतावाद एक ऐसा सोच है जिससे मनुष्य को ऊपर उठाना है। ठीक है, एजटेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी? तो देखिए एजटेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं हैं? निम्नलिखित समानताएं हैं। देखिए क्या नहीं, निम्नलिखित समानताएं होगा। ठीक है, यूरोपियनों के समान ये लोग सोने और चांदी को विशेष महत्व नहीं देते थे। क्या? यूरोपीय जैसे सोने और चांदी को महत्व नहीं देते थे, ये लोग भी मतलब जो एजटेक, इंका और माया सभ्यता के लोग हैं, ये लोग भी सोने और चांदी को विशेष महत्व नहीं देते थे। इन तीनों सभ्यताओं में सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी। ठीक है, यहाँ बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, और एक यहाँ क्या बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं।
कहाँ, एजटेक इंका तथा माया सभ्यता में। एजटेक इंका तथा माया सभ्यताओं को अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाया जाता था, और एजटेक इंका तथा माया सभ्यता जो है अक्सर एक दूसरे के साथ मिलाकर इन्हें पढ़ाया जाता था। अगला सवाल है, देखिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण है कि आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, इंग्लैंड में संसाधनों की भरपूर मात्रा थी। इंग्लैंड में मतलब कोई कमी नहीं था, तो इसलिए दोस्तों वहां पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ। अगला पॉइंट देखिए, तकनीकी व वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापक विकास एवं नए नए आविष्कार जैसे वाष्प इंजन, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी आदि। ठीक है, तकनीकी व वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापक विकास मतलब नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ। कैसे? जैसे वाष्प इंजन का आविष्कार हो गया, फ्लाइंग शटल का आविष्कार हो गया, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार हो गया। ठीक है, तो इसलिए औद्योगिक क्रांति मतलब क्या, अब उद्योगों का ज्यादा उभरना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगने लगे, सस्ता श्रम। ठीक है, मतलब कम पैसों में लोग को यहाँ पर क्या होता है, कारीगर मिल जाते थे। इंग्लैंड के लोग खगोल विज्ञान और गणित में निपुण थे, और इंग्लैंड के लोग क्या, खगोल विज्ञान और गणित में निपुण थे, मतलब क्या, यहाँ पर शिक्षित लोग थे। ठीक है, खगोल विज्ञान जानते थे, गणित में थे, कैलकुलेशन अच्छा था उनका। इंग्लैंड के पास निपुण इंजीनियर थे, मतलब समझ रहे हो कि वहाँ आर्थिक दृष्टि से भी कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो भी शिक्षित हैं और इंजीनियर हैं। ठीक है, तो वहाँ ही विकास होगा ना, कि जहाँ मूर्ख रहेगा, जहाँ अनपढ़ रहेगा वहाँ होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर। आगे देखो क्या है, औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक का नाम बताएं। तो आविष्कार का नाम देखिए क्या, फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन थे? जॉन के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप इंजन, इसका आविष्कार कौन थे? जेम्स वाट थे। उससे पहले एक है स्पिनिंग जेनी, जिसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स थे। ये दोनों क्वेश्चन आपको 10th में भी मिलेगा। ठीक है, कॉटन जिंग, इसका एल व्हिटनी थे, और स्पिनिंग म्यूल का क्रॉम्पटन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया? तो देखिए, किस प्रकार किया? इस विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए कोरिया ने IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद ली। ठीक है, कोरिया ने 1997 विदेशी मुद्रा संकट का जब वहां हुआ तो उससे निपटने के लिए किसका मदद लिया? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मदद लिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मदद लिया। साथ ही कोरिया के नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण चुकौती की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान दिया। क्या? साथ ही क्या किया? कोरिया के नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी, यहाँ पर सोना का कुछ कलेक्शन करता होगा, इसके माध्यम से दोस्तों विदेशी ऋण को मतलब चुकौता किया। ओके, नेक्स्ट है, भारत की खोज में वास्को डिगामा की क्या महत्व भूमिका रही? तो देखिए, यूरोप के नाविक एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था। ठीक है, अब यूरोप के नाविक क्या हुआ? अब देखिए, नाविक नहीं खोज किया ना, क्योंकि तब समुद्र के रास्ते सब जाया करता था उस वक्त, तो समुद्र के रास्ते से नाविक जाया करते थे। तो यूरोप के नागरिक उस वक्त क्या, समुद्र के रास्ते निकल पड़े, ऐसे रास्ते पर जिनके बारे में सुना तो बहुत है। अब मान लो आप किसी जगह के बारे में बहुत सुनो, हाँ ये जगह ऐसा है, वहाँ बहुत सोना है, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है, लेकिन रास्ता नहीं जानते हो। ठीक है, तो हो सकता है भटक भी जाओगे। तो सुना तो बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो इटली के निवासी थे। और इन्हीं नाविकों में से एक का नाम क्या था? क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस। अब कोलंबस कहाँ का समुद्री मार्ग खोजने निकले थे? भारत का। ठीक है, भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए। अब उनको रास्ता तो पता नहीं था, तो क्या हुआ, अटलांटिक महासागर, अब समुद्र में क्या लंबा लंबा बड़े बड़े समुद्र, वहां पर रास्ता क्या पता चलेगा, तो भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। अब भारत आने के बजाय कहाँ, किस तरफ पहुंच गए? अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, और अमेरिका को देखकर कोलंबस क्या लगा कि चलो हम भारत पर बहुत खुश हो गया कोलंबस, हम भारत पहुंच गए। लेकिन एक्चुअली वो कहाँ पहुंच चुका था? अमेरिका पहुंच चुका था। इसी कारण वहां के मूल निवासी को रेड इंडियंस के नाम से भी जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। अब देखो, अब आप लोग सोचेंगे सर भारत का खोज मतलब क्या, भारत को खोज कर निकाला था क्या, भारत खोया हुआ था कहीं क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, अब मान लीजिए आप यहाँ पर रहते हो, ठीक है, अब अभी जस्ट शुरुआत हुआ, अब यहाँ पर कोई और गांव रहता है, आपको इस गांव के बारे में पता ही नहीं है, आपको पता लगाना है आसपास में कौन, इस गांव के बारे में सुना है किसी से, किसी ने देखा होगा वहाँ गया था, मतलब एक आदमी यहाँ से आया, कोई रास्ते में जा रहा है तो आपको आके बोला कि अरे भाई वहाँ एक गांव है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे आम है, बहुत अच्छे अच्छे सेब है, तो आपका मन ललचेगा वहाँ जाने के लिए, देखने के लिए, चलो भाई कहाँ है, कौन सा रास्ता देखेंगे। तो वही चीज़ खोजने के लिए यहाँ पर वास्को डिगामा यहाँ पर मतलब उस टाइप का खोजने निकले, और लास्ट में
यहाँ पर वास्को डी गामा ने ही भारत का खोज कर निकाला। क्या अब जब खोज निकाला तो अमेरिका से उसका रिलेशन बन गया, समझ गए, इस प्रकार का खोज हुआ। ऐसा नहीं कि पहले भारत था नहीं, वास्को डी गामा ने खोजा तब भारत पहले से भी था, ठीक है, लेकिन हाँ रास्ता नहीं पता था कि भारत किधर है। तो देखिए आगे क्या है, भारत का समुद्री मार्ग खोज निकले। वास्को डी गामा ने समुद्री के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर ये आए। अब देखो क्यों खोदा, क्योंकि कोई भी चीज़ करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपने लाभ के लिए भी खोज करता है, ठीक है। तो जब वास्को ने रास्ता खोज लिया तो क्या जो लुटेरे थे, शासक थे, जो वो क्या चाहने लगा कि भारत पर हम राज करेंगे, क्योंकि भारत तो तब सोने की चिड़िया थी ना, इसलिए। तो और उन्होंने क्या हुआ, भारत के केरल राज्य के लोगों को धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो लोग वहाँ पर शासन करने आए, पुर्तगाली, ये सब पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। और पुर्तगाल, सब आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिश से पहले ही दोस्तों यहाँ पुर्तगाली लोग आए थे, ठीक है। पुर्तगाल आने की वजह से फिर ब्रिटिश लोग भी आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही, ठीक है। लंबा कहानी है, आप लोग पढ़ेंगे आगे इतिहास और अच्छे से। आगे जो क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 नंबर, पुनर्जागरण के उदय और विकास का कारण बताए। तो देखिए पुनर्जागरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जगाना। पुनर्जागरण का मतलब पुनर्जागरण, फिर से जागरण, फिर से जगाना। 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुआ उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। क्या 14वीं से 17वीं सदी के बीच में यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुआ, ठीक है, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। मतलब एक नया जागरण हुआ उससे। पुनर्जागरण के युद्ध, उदय और विकास के कारण क्या थे, तो देखिए क्या थे, व्यापार तथा नगरों का विकास। पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था, ठीक है। पुनर्जागरण के उदय और विकास का कारण व्यापार तथा नगरों का विकास। अब देखिए क्या है, पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध, आप इसको नहीं भी लिखोगे ना यहाँ पर, ये वाला तो चलेगा, ठीक है, आप इसको बस लिखो और इसका यहाँ से लिखना शुरू करो, ठीक है। देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहाँ की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिला। व्यापार के विकास ने एक नए व्यापारी वर्ग को जन्म दिया, ठीक है। अब व्यापार करने लगे तो एक नए व्यापारी वर्ग जन्म उभर कर आए, ठीक है। तो इस प्रकार पुनर्जागरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका विकास कैसे हुआ, तो इस प्रकार से यहाँ हुआ कि व्यापार बढ़ने लगा धीरे धीरे। देखिए वाणिज्य व्यापार का विकास था, नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध बढ़ने लगा, ठीक है। उससे वहाँ की सभ्यता, अब जो दूसरे देश वहाँ पर जो सभ्यता अपनाते थे, आप भी किसी का देख कर ही सीखते होंगे ना। फैशन कहाँ से सीखा, जो हीरो हीरोइन लोग पहनते हैं लगाते हैं, वही चीज़ देखकर हम लोग सीखने लगे। उसी प्रकार जब दूसरे देश जो चीज़ रहन सहन था उस प्रकार देखकर वो सभ्यता अपनाने लगी। तो इस प्रकार सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिला और व्यापार के विकास ने एक नई व्यापारी वर्ग को जन्म दे दिया था। नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख करें। तो देखिए 1498 में नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। कब, 1498 में। 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो जाने के कारण डच व्यापारियों के लिए लिस्बन का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। व्यापार की इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। अब इन व्यापारियों ने सीधे व्यापार करने की नीति अपनाई, ठीक है। क्या हुआ, 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हुआ, ठीक है, और ये कब्जा हो जाने के कारण जो डच व्यापारी थे वहाँ पर, ठीक है, उसके लिए लिस्बन का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। लिस्बन कुछ होगा, व्यापारी टाइप का कुछ होगा, हमको नहीं पता, ठीक है, आप लोग पता होगा तो कमेंट बोलना। व्यापार की इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। अब वो लोग वहाँ पे उन लोग का व्यापार बंद हो गया, क्योंकि डच व्यापारियों के लिए वहाँ बंद हो गया द्वार। तो वो लोग को अब लगा कि हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा और इसीलिए अब इन व्यापारियों ने सीधे व्यापार करने का नीति अपनाई कि चलो भाई अब किसी के अंडर में नहीं करेंगे, हम खुद कहीं और अपना व्यापार करेंगे, ठीक है। इन आवश्यकताओं के लिए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया और इन व्यापारियों ने क्या, सीधे व्यापार की नीति अपनाई थी। अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही, तो देखिए यूरोप के नाविक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोजने के लिए थे जिनके बारे में सुना तो बहुत था, अभी तो बताया, लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने वो निकले थे, पर मार्ग वो भटक गए और कहाँ पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। कहाँ पर मार्ग भटके थे, अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए थे और अमेरिका की तरफ पहुंच गए थे। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इस कारण वहाँ के जो मूल निवासी उसको रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा और इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई। मतलब खोजने निकले थे कुछ, निकल गया कुछ। भारत को खोजने निकले थे, निकल गया अमेरिका, समझ गए। आगे देखो, औद्योगिक क्रांति के समय किसे किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी, तो देखिए इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग, यहाँ एक लाइन पहले आप लोग लिख लेना कि औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं निम्नलिखित थी।
क्या इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। ठीक है, आगे देखो, इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और वे अपने प्रयासों में सफल भी रहे। इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। ठीक है, और कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। इसकी स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया गया। क्वेश्चन क्या बोला था कि औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी। जो औद्योगिक क्रांति हुआ उस समय जो आविष्कार हुआ था नया नया, उसमें दिलचस्प विशेषताएं क्या थी। इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग काफी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि नए नए आविष्कार होने लगे। ठीक है, चीज़ें आसानी होने लगी, चीज़ों का आविष्कार होने लगा। अब नए नए उद्योग लग रहे थे, तो लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, इन लोगों में उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। मतलब क्या, जब आविष्कार होने लगे तो बाहर से भी लोग आने लगे। ठीक है, उसको बोलता उपनिवेशवाद, मतलब बाहर से लोग व्यापार करने हमारे देश आने लगे। मतलब हमारे देश नहीं, जहाँ पर ये औद्योगिक क्रांति हुआ था वहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार का है ये। और अंतिम सवाल है, पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश कैसे किया। तो चीन की छिंग राजवंश पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने में असफल रहा, मतलब नहीं सका। 1839 से 42 में ब्रिटेन के साथ हुए पहले अफीम युद्ध ने इसे कमजोर बना दिया। देश में सुधारों एवं परिवर्तन की मांग उठने लगी। छिंग राजवंश इसमें भी असफल रहा और देश गृह युद्ध की लपेट में आ गया। देश गृह युद्ध, यहाँ गृह नहीं गृह युद्ध होगा। ठीक है, गृह युद्ध की लपेट में आ गया, मतलब अंदर ही अंदर युद्ध होने लगा। तो इस प्रकार का ये कुछ है। ये था दोस्तों टोटल हिस्ट्री का सॉल्यूशन आप लोगों को। और नेक्स्ट सेट चाहते हैं जल्दी से कमेंट करके बोलिएगा, अपलोड कर देंगे। आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा, सभी को प्यार से शेयर जरूर कर दीजिएगा यार, ताकि सभी को इसका लाभ मिले। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।